बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था कि कुछ लोग बाहर वाले दूसरे मुल्क वाले ये समझा रहे थे इनको यूएई वालों को कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है। तो यूएई वालों ने कहा था हम बाईकाट करेंगे, हम इंडिया का बाईकाट करेंगे। लेकिन पता ये लगा कि बस वो बोलने में था कि इन लोगों का फिर बाद में ये कहना यह था कि बाईकाट किसका करेंगे, बाईकाट किसका करेंगे हम। जो अगर उन्होंने बाईकाट कर दिया कि जितनी चीज़ें वहाँ से आ रही है, अगर उन्होंने बाईकाट कर दिया तो यहाँ का तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इंडिया आज अपने आप में वो पावर है कि अगर कोई कह भी रहा ना हम बाईकाट कर देंगे तो बाईकाट कर नहीं सकता। वो कहते तेल नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे। नहीं, खाली एक अकेला यूएई नहीं है गैस और तेल निकालने वाला, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। हमारे पास रशिया है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास दुबई। अगर अव्वल तो नहीं करेंगे, वैसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। आज 50,000 आदमी वहाँ एक दिन में लैंड करता है भाई, और उसमें से बड़ी संख्या जो होती है हमारे हिंदुस्तानियों की होती है। लुलू जिन्होंने आज इंडिया का सबसे बड़ा मॉल लखनऊ में खोला है, वो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन है। और अगर ये कह देना शेख राशिद अल मखतूम को या उनके बेटे को, फज्जा को, प्रिंस को, कि भाई मुझे आपके साथ डिनर करना है शाम को, तो डिनर करेगा शाम को। ये हिंदुस्तान की पावर है आज। आर्मीनिया बॉर्डर पे जब मैं पहुंचता हूँ तो कुछ देखा तो थोड़ी सख्ती एक दूसरे के साथ किसी के साथ वो दिखा रहे थे। जब मेरा पासपोर्ट लिया उन्होंने देखा और देख कुछ नहीं, और ऐसा करके आप यकीन कीजिएगा 15-16 से ज़्यादा शायद कंट्री में घूम चुका हूँ। फर्स्ट वो कंट्री थी तो उसने मुझे बोला, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वेलकम टू आर्मीनिया सर, यू आर फ्रॉम इंडिया। यस वेलकम सर। मैंने कहा यार ये तो दिल भाग हो गया। हाँ, तो कितनी खुशी महसूस होती है इमरान भाई जब इस तरीके के लफ्ज़ आपको दूसरी कंट्री में बोले जाते हैं, इस तरीके का सम्मान मिलता है? भाई ये सारी चीज़ें तो फिर दिमाग में आ नहीं सकती जो यहाँ बोली जाती है कि जी मुल्क लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, नौकरी नहीं रही, फलाना नहीं रहा। वो मुझे कोई जो है ना वो भक्त कह दे, आपको गोदी मीडिया कह दे, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। वापस फिर मैं जब दुबई आता हूँ तो वहाँ वो नारे लग रहे थे। ये ऐसा नहीं कि वो यहाँ से भर के ले गए थे, वो हिंदुस्तानी थे वहाँ जो नारे लगा रहे थे अब की बार 400 पार, खड़े दुबई में हैं। अच्छा। और नारे हिंदुस्तान के लग रहे हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। इमरान भाई आपके मन में क्या आता है जो 5 देशों की यात्रा में निकल पड़े? भाई मोदी जी तो फकीर बता रहे, जनता तो उन्होंने अमीर बना रखी। अच्छा। भाई मोदी जी के देश के ही तो हम वासी हैं। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं हम फकीर हैं, और हम कह रहे हैं भाई उनके शासन में हम देखो कैसे ठप्पे पे ठप्पे लगवा रहे पासपोर्ट पे। हाँ। आप ये देखो, एक वो टाइम था कि दुबई का वीज़ा सोचता था आदमी कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आप यकीन करें जो मेरी यात्रा शुरू हुई मोनू भाई, मैंने समझे आज दिन के टाइम में 2:30 बजे मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन वीज़ा दुबई का, और अगले दिन सुबह 11 बजे मेरे पास मेल आ जाती है कि आपका 5 साल का मल्टी एंटर वीज़ा, 5 साल में मल्टी एंटर उसे कहते हैं कि आप चाहे रोज़ जाओ, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन 11 बजे मेरे पास मेल आ गई कि भाई आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, वो भी मल्टी एंटर 5 साल वाला। अच्छा। हाँ जी। तो मैं कैसे कहूँ कि भाई मैं ठीक है, प्रधानमंत्री जी का एक जो है ना एक अपना नेचर है, एक वो बड़ा मामला है उनका कि भाई वो कहते हैं भाई मैं तो फ़कीर हूँ, लेकिन जनता तो उनकी फ़कीर नहीं है। जनता को तो पहले आप दुबई पहुंचे? सबसे पहले मैं दुबई पहुंचा। तो वहाँ लोगों से बातचीत की? वहाँ तो हर कंट्री का आदमी मिलेगा। दुबई तो एक ऐसा स्पॉट बन चुका है कि वो वर्ल्ड लेवल पे एक बिजनेस हब बन चुका है वो। तो वहाँ में पाकिस्तानी भी मिले, हालांकि पाकिस्तान का विवरण तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हालांकि जितनी भी हमारी आपकी बात पाकिस्तान को लेके हुई है वो बहुत थोड़ी सी थी, क्योंकि यात्रा हमारी लंबी रही। छोटी छोटी बातों को हम पिन पॉइंट करते हैं ना, तो कई अलग अलग जो है ना हमारे एक तरह के एपिसोड बन जाते हैं वो। लेकिन वहाँ हमें और बांग्लादेशी भी मिले, पाकिस्तानी भी मिले। हर किसी की ज़बान पे ये था कि यार इंडिया अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो हिंदुस्तान किसी के हाथ आने वाला अब है नहीं। बोले हमारा तो देश बर्बाद है। उन लोगों को एक होप लग रही थी, एक उम्मीद सी नज़र आ रही थी कि अगर इमरान खान अब वापस वहाँ आ जाता है तो हो सकता है कुछ जान बच जाए। लेकिन अगर वापस वही पुरानी सरकार आ जाती है जिसको कि मिलिट्री चलाती है, फेस किसी और का होता है, तो बोले आगे और मामला बर्बादी का है। तो मतलब तकरीबन हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, सबकी नज़र में हम रेस्पेक्टेबल थे जस्ट बिकॉज ऑफ हम हिंदुस्तानी। दुबई के लोग भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मीडिया में एक ये भी दिखाया जाता है कि भाई भारत तो जो है वहाँ पे मुस्लिम है, उन पे अत्याचार होता है, इस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान में भी चलाया जाता है। दुबई के जो लोकल लोग हैं, देखिए लोकल से ही देश होता है। जैसे हम यहाँ के देशवासी हैं
तो हमारी सोच से हिंदुस्तान की सोच मानी जाएगी। दुबई के जो लोकल लोगों का मानना है, उनका मानना ये है कि भाई आपके देश में क्या हो रहा है ये आपका पर्सनल मैटर है, आप जानो, आपका काम जाने। हमारे लिए वहाँ के शासकों का ये कहना है, शेख राशिद अल मखतूम उनका नाम है, जो उस वक्त में वहाँ के शासक हैं, उनका मानना ये है, मानना नहीं बल्कि उनके ग्रुप का ये कहना है, जो टूरिज्म ग्रुप है, कि हमें इंडिया का टूरिस्ट चाहिए, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो उतरने वाला आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड जो टूरिज्म को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारा हिंदुस्तानी आदमी ज़्यादा है। जी। दुबई के बाद आप तुर्की गए। दुबई के बाद तुर्की गया। तो फिर तुर्की में क्या देखा आपने? तुर्की में ये देखा कि जब आप सिर्फ एक पक्षीय राजनीति करोगे और किसी की सुनोगे नहीं, सिर्फ एक को देखोगे, यहाँ तो एक अलग ही एक मकौला, एक अलग ही डायलॉग है, एक अलग ही कथन है कि भाई सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और हो रहा है। तो वहाँ क्या देखा कि पिछले 2 साल 1.5 साल पहले की मैंने करेंसी रेट जो मैं वो ही माइंड करके गया था मैं, कि 10, 11, 12 रुपए का चल रहा था, लीरा करेंसी चलती है वहाँ। और जब मैं वहाँ जाके देखा वो तकरीबन 3 रुपये पे आया हुआ था। मैं वहाँ 10 दिन रहा तुर्की में, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। फिर वहाँ के 2-4 लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा यहाँ एक पक्षीय काम होता है कि जो इन्हें करना होता है मनमर्जी से वो ये करते हैं, और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के हालात के लिए, देश के उत्थान के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। हालांकि 1 साल में 5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ विजिट करता है, उसके बावजूद ये हाल है कि पिछले 1.5 साल में 10 रुपये से करेंसी जो है ना 3 रुपये, पौने 3 रुपये पे आ चुकी है तकरीबन वहाँ। तुर्की के बाद फिर मैं पहुँचा अजरबैजान। अच्छा जी। वहाँ पे देखने वाला तो बस ऐसा था, मुझे लगा कि भाई फेमस तो बहुत है वो, लेकिन वो जो उस स्ट्रक्चर का भी वो रशियन लोग उनके लिए छोड़ के चले गए थे, उससे आगे तो कुछ नहीं बढ़ रहा हूँ। हालांकि क्योंकि गैस और वहाँ जो अपने ऑयल्स वगैरह निकलते हैं, उसकी वजह से करेंसी काफ़ी ऊपर है इसकी। हमारे तकरीबन माने तो 50 रुपये के अराउंड में वहाँ का अजरबैजान की मानद करेंसी है वो चलती है। लेकिन एक चीज़ देखने में आई कि सैलरी, क्योंकि एक मुझे वहाँ और दूसरे देश का बंदा मिला जो काम ढूंढने के लिए वहाँ आया था, दूसरे से क्या हुआ पाकिस्तानी था वो। तो मैंने भाई तुम यहाँ कैसे आए हो, मैंने तो पूछा घूमने आए हो, तो मुझे ऐसे देख रहा है, घूमने आए हो। मैंने कहा क्यों भाई, तो आप घूमने नहीं आए? बोला नहीं, मैं तो काम धंधा ढूंढने आया हूँ। तो जब वहाँ देखा ना भाई, बेरोजगारी वहाँ भी थी, महंगाई भी आसमान पे, और वहाँ मतलब जो मिनिमम वेजेस जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ का मिनिमम, उनका मैक्सिमम था वो। 3-4 दिन में वहाँ रुका, तो वहाँ भी ये समझ में आया कि यार नहीं, अपना देश तो अपना देश है, वो सबसे बढ़िया वही है। अजरबैजान के बाद कहाँ पहुँचे? वहाँ से पहुँचा फिर मैं जॉर्जिया। अच्छा हाँ, वहाँ एयरपोर्ट पे एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊँ कि मैं देखा कि यार इमिग्रेशन वालों ने भीड़ लगा रखी है एक तरफ, 30-35 लोग, यार ये क्यों खड़े कर रखे। अच्छा मैंने उनसे पूछा, मैंने यार ये क्यों खड़े, कि इनको इनकी जो ना रीचेकिंग होगी और हो सकता है इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। और उसमें मोस्टली जो है ना वो मोस्टली क्या, हमारे वाला तो कोई नहीं था। पासपोर्ट मेरा गया, उन्होंने नीला पासपोर्ट देखा, ठप्पा लगाया, जाइए जी। और वहाँ मैंने देखा कि दूसरी कंट्री के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इधर उधर के तो बड़ी सख्ती वो दिखा रहे थे, लेकिन हमारे पासपोर्ट पे हमें उन्होंने देखा ट्रेवलर, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो दिखाए और चलो निकलो। वहाँ मुझे एहसास हुआ यार पासपोर्ट की वैल्यू हमारी, हमारी नीले पासपोर्ट की वैल्यू तो है भाई। जॉर्जिया के बाद क्या बचा? उसके बाद बचा तो बहुत कुछ अभी। उसके बाद आर्मेनिया पहुंचा मैं, और वहाँ से मैंने जॉर्जिया से टैक्सी ली, 5 घंटे का सफ़र था, और फिर मैं पहुंचा आर्मेनिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे आप छोटे लेवल के जो टाउन, जैसा अपना बुढ़ाना कह लो, मुजफ्फरनगर तो खैर उससे ऊपर है, तो उस लेवल का वहाँ डेवलपमेंट था, बस नथिंग। महंगाई काफ़ी। अच्छा हाँ, कम से कम छोटा नोट 1000 रुपये का था वहाँ, सबसे छोटा नोट 1000 रुपये का। देशों की यात्रा कर चुके हैं? और मैं ये समझे यहाँ से दुबई से मैंने स्टार्ट किया था इस टाइम में, या पहले भी? ये बाकी पहले जोड़े बाकी हो गए 15-16 कंट्री तो हुई है, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, 15-16 कंट्री की आप यात्रा कर चुके हैं, 10 साल से हल्ला मचा हुआ कि इंडिया में बहुत महंगाई है, इंडिया में विकास नहीं हो रहा, आपको क्या लग रहा है? मनु भाई, वो मचा रहे हैं हल्ला कि या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका दिमाग जो है ना वो ग्रस्त है, या वो उन्हें पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है उनके पास कि वो बाहर क्या हो रहा है। बस मैं यहीं घूम रहा हूँ, यहीं कुएं में मेंढक बन के मैं यहीं घूम रहा हूँ और यहीं का देख रहा हूँ, तो मैं यहीं का बताऊँगा। भाई इससे बाहर भी कुछ है, इससे बाहर भी आप निकल के देखो, महंगाई किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। मैं तुर्की का आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब ये नहीं, जिसको शक हो वो ऑन रिकॉर्ड उठा के देख ले, नेट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। पिछले 1.5-2 साल
साल में 10 रुपए का उनकी करेंसी थी जिसका नाम है लीरा, और आज वो हमारी इंडियन करेंसी में अगर हम ले रहे हैं जो 10 रुपए से प्लस था वो आज 2.25 रुपए में है। तो इन्फ्लेशन का नहीं, और अपने आप में एक बड़ा कंट्री माना जाता है तुर्की। तुर्की को छोटी मोटी कंट्री नहीं मानी जाती, आधा पार्ट उसका यूरोप में लगता है। मैं इस्तांबुल शहर में था, लैंड मैंने किया जिस जगह वो यूरोप का हिस्सा था, और जहाँ मेरा होटल था वो एशिया का हिस्सा था, और जो मेरा होटल था वो यूरोप का हिस्सा था। तो यूरोप में के साथ आप लगते हैं, और इन्फ्लेशन इतना ज़बरदस्त है, तो अगर उससे कंपेयर करें, उसको देखें, तो यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ झेल के 2 साल कोविड किए और बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद फिर भी हम कितने स्टेबल लेवल पे खड़े हुए। मोदी जी के बारे में कुछ बातचीत हुई, किसी ने बातचीत की कि आपके प्रधानमंत्री कैसे हैं, क्या चल रहा है इंडिया में? मैं आपको बताऊं कि ये आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन कंट्रीज़ में तो तकरीबन ना के बराबर उनको हमारे देश की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। टर्की में जो हमारी बातचीत हुई, तो एक तो बल्कि जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से, टर्की से दुबई के लिए निकल रहा था, क्योंकि 1 तारीख को दुबई में मोदी जी का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा यार चलो उसे भी अटेंड करेंगे। तो दुबई से मैंने स्टार्ट किया था, दुबई से फिर वापसी करी थी। तो वहीं मुझे एयरपोर्ट पे मिला फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा सो मिस्टर मोदी, मैंने कहा हाँ मिस्टर मोदी, यार गुड कंट्री, गुड सक्सेस। तो इस तरह की बातें हुई है वहाँ। हाँ, यहाँ के लोगों को विकास नहीं दिख रहा। अब आप बोलेंगे इतनी जगह देख के आए हैं, आपको लोग बोल देंगे भाई ये भी मोदी का आदमी, हमको लोग गोदी मीडिया बोल देंगे तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? नहीं, बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोले, ये आज़ादी है, और ये इस देश का आज भी मैं कहता हूँ स्वतंत्रता है, यहाँ बोलने की पूरी आज़ादी है कि आप जो चाहे बोल सकते हो, जैसे चाहे बोल सकते हो, तमीज़ के दायरे में। बदतमीज़ बोलोगे तो उठा लिया जाएगा, बेवकूफ़ी की तरह बातें करोगे तो उठा लिया जाएगा, किसी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हमारे यहाँ सिस्टम अभी मरा नहीं है, सिस्टम ज़िंदा है, वो उठा लेगा। लेकिन यह बोलने की आज़ादी है। अब वो मुझे कोई जो है ना वो भक्त कह दे, आपको गोदी मीडिया कह दे, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। वापस फिर मैं जब दुबई आता हूँ तो वहाँ जो 1 तारीख को प्रोग्राम था मोदी जी का, 1 दिसंबर का शायद प्रोग्राम था, तो वहाँ वो नारे लग रहे थे। ये ऐसा नहीं कि वो यहाँ से भर के ले गए थे, वो हिंदुस्तानी थे वहाँ जो नारे लगा रहे थे अब की बार 400 पार, खड़े दुबई में हैं। अच्छा। और नारे हिंदुस्तान के लग रहे हैं, और नेट पे भी आप उठा के देख लें। ये नहीं हो सकता है, सही कह रहे हैं आप, कुछ लोगों को मेरी बात पे यकीन ना आए, आप नेट पे जाइए, नेट पे उठाइए कि भाई देखिए वहाँ नारे लगे नहीं लगे। इमरान भाई, आपने बताया कि कैसे मुझे पासपोर्ट 5 घंटे में मिल गया, और जैसे मेरे पासपोर्ट पे थप्पा लगा तो नीले पासपोर्ट की वैल्यू मुझे समझ में आई, वीज़ा, तो उसकी वैल्यू मुझे समझ में आई कि इंडिया की क्या इमेज है। वहीं हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, देश नहीं चला पा रहे हैं। और वो 5 साल का वीज़ा भी मोनू भाई उस वक्त मिला मुझे कि जब मेरे अड़ोस पड़ोस के देश वालों के वीज़े बंद थे, जब अड़ोस पड़ोस के वीज़े बंद कर रखे थे यूएई ने, और उस वक्त मुझे ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा ये रहा। हाँ, आपके कैमरे के मैं सामने देखा, तो ये 5 साल का। तो मैं इसे क्या कहूँ कि ये मेरे देश की तरक्की नहीं है, ये मेरे देश की मजबूती नहीं है। किसी ने एक चीज़ ज़रूर मुझे वहाँ बताई, जो वहाँ काफ़ी साल से रह रहा था, कि भाई वो बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, कई कुछ लोग बाहर वाले, दूसरे मुल्क वाले ये समझा रहे थे इनको, यूएई वालों को, कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है। तो यूएई वालों ने कहा था हम बाईकाट करेंगे, हम इंडिया का बाईकाट करेंगे। लेकिन पता ये लगा कि बस वो बोलने में था कि इन लोगों का फिर बाद में ये कहना यह था कि बाईकाट किसका करेंगे, बाईकाट किसका करेंगे हम। जो अगर उन्होंने बाईकाट कर दिया कि जितनी चीज़ें वहाँ से आ रही है, अगर उन्होंने बाईकाट कर दिया तो यहाँ का तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इंडिया आज अपने आप में वो पावर है कि अगर कोई कह भी रहा ना हम बाईकाट कर देंगे, तो बाईकाट कर नहीं सकता। वो कहते तेल नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे। नहीं, खाली एक अकेला यूएई नहीं है गैस और तेल निकालने वाला, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। हमारे पास रशिया है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास दुबई। अगर अव्वल तो नहीं करेंगे, वैसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। आज 50,000 आदमी वहाँ एक दिन में लैंड करता है भाई, और उसमें से बड़ी बड़ी संख्या जो होती है हमारे हिंदुस्तानियों की होती है। लुलू जिन्होंने आज इंडिया का सबसे बड़ा मॉल लखनऊ में खोला है, वो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं। और अगर ये कह देना शेख राशिद अल मखतूम को या उनके बेटे को, फज्जा को, प्रिंस को, कि भाई मुझे आपके साथ डिनर करना है शाम को, तो डिनर करेगा शाम को। ये हिंदुस्तान की पावर है आज।
ये लुलु मॉल जो जिसमें योगी जी भी साथ थे जब लखनऊ में उसकी ओपनिंग हुई थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उनके कहाँ कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन से ऐसे कि जहाँ उनके सेंटर ना हो। और ऐसे तो हज़ारों बिजनेसमैन हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तानी जो गया है वो वहाँ बिजनेस में है, अड़ोस वाले वो जो गए हैं वो लेबर में हैं, और पड़ोस वाले जो गए हैं इस साइड वाले वो वहाँ मोस्टली सफाई में हैं। ये कैटेगरी है आज हमारी। तो क्या लग रहा है इमरान भाई, भारत विश्व गुरु लग रहा है कि बन जाएगा 5-7 साल में, जैसा मोदी जी कहते हैं कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा? देखो जिस तरह के मोदी जी का प्रयास है कि भाई सबका साथ है और सबका विकास है, अगर सबका और सबका लेके चलेंगे तो विश्व गुरु बनने से विश्व नहीं रोक सकता हमें, ये तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ। बस ये है कि क्योंकि नीचे का लेवल जो है, नीचे के तबके में उनको भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भाई मोदी जी क्या टारगेट बना रहे हैं इस देश को लेकर। देश सबका है, ये देश सबका है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो मोदी जी के नीचे काम करने वाले हैं उन्हें भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा जितनी जिम्मेदारी से मोदी जी चाह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन, हम 10 ट्रिलियन तक इसको लेके जाएं इकोनॉमी को। और आज दुनिया की सबसे जो ज़्यादा संख्या में यंग हमारे पास जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में। आज इसराइल भी हमसे हेल्प मांग रहा है कि हमें दे दो जी, हमारे यहाँ हमें ज़रूरत है जी। वो कह रहे रोजगार नहीं है, इसलिए तो हेल्प मांग रहा है कि इंडिया वालों को बुला लो, वहाँ रोजगार नहीं है। अरे सुनिए एक मिनट भाई साहब, अभी क्या कहा था कि कहने वाले कुछ तो कहेंगे, कुछ तो मुद्दा चाहिएगा ना कहने वाले को। जब कोई मुद्दा नहीं तो यही कहो जी, आपसे पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि भाई कितने लोग पहले गए हैं, और इनके राज में ज़्यादा गए हैं जो ये बोल रहे हैं आज कि भाई आज लोग हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है। अगर पिछला आंकड़ा उठा के देख ले तो फ्लाइटें भर भर के जाती थी। आज तो वो मांग रहा है कि हमें दो, इजराइल तो मांग रहा है कि हमें दो भाई। आज विश्व देख रहा है हमारी तरफ। बस ये है कि जैसे मोदी जी चाह रहे हैं कि सबका साथ, दोनों आंखों से, अब्दाली नहीं बनना हमें कि एक आंख से देखूंगा मैं और एक को ही देखूंगा मैं, नहीं, सबको दोनों आंख से देखना पड़ेगा। देश सबका है, सबके साथ मिलकर विकास होगा। आपको लग रहा है सबका साथ हो रहा है? सबका साथ ऊपर के लेवल से हो रहा है, नीचे के लेवल में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है, इस टाइम आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं मंदिर हो रहा है। नहीं, मंदिर सबसे पहली बात तो वो मैनिफेस्टो में था, और मैं कहता हूँ इससे मजबूत सरकार देश के आज़ाद होने के बाद बता दो कि एक ऐसे वादे जिसमें विपक्ष ने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये इन कामों को कर डालेंगे, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा और वो कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। अपने उन वादों को जो सामने वालों को इम्पॉसिबल लग रहा था मोनू भाई, और उसको वो पूरा कर रहे हैं। उस पूरा करने के लिए जो भी उन्हें अपनाना पड़ रहा है वो कर रहे हैं सारा। कोई और ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, कोई घटना हुई हो? हाँ, मैं जब जॉर्जिया से और आर्मेनिया बॉर्डर पहुंचा तो मैं देख रहा था कि यार हो सकता है यहाँ का भी स्टिक हो, जैसे मैंने दूसरी कंट्री का देखा। और लोगों के लिए, हमारे लिए तो इजी था, कोई इशू नहीं था। तो आर्मेनिया बॉर्डर पे जब मैं पहुंचता हूँ तो कुछ देखा तो थोड़ी सख्ती एक दूसरे के साथ, किसी के साथ वो दिखा रहे थे। जब मेरा पासपोर्ट लिया उन्होंने देखा और देख कुछ नहीं, और ऐसा करके आप यकीन कीजिएगा 15-16 से ज़्यादा शायद कंट्री में घूम चुका हूँ। फर्स्ट वो कंट्री थी तो उसने मुझे बोला, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वेलकम टू आर्मेनिया सर, यू आर फ्रॉम इंडिया? यस, वेलकम सर। मैंने कहा यार ये तो दिल भाग हो गया। हाँ, फर्स्ट टाइम यार, इवन मतलब किसी और से भी नहीं सुना कि किसी भी देश का इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट देख के और उन्हें कह रहा हो कि यू आर फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा यस, तो उसने बोला वेलकम टू आर्मेनिया सर। तो कितनी खुशी महसूस होती है इमरान भाई जब इस तरीके के लफ्ज़ आपको दूसरी कंट्री में बोले जाते हैं, इस तरीके का सम्मान मिलता है? भाई ये सारी चीज़ें तो फिर दिमाग में आ नहीं सकती जो यहाँ बोली जाती है कि जी मुल्क लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, नौकरी नहीं रही, फलाना नहीं रहा, ढिमका। हालांकि आज भी लोग, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मेरी अपनी फैमिली में कितने लोग जॉब करने वाले हैं, और बिज़नेस का भी बताया था कि हमारा बिज़नेस सेटअप गेटअप क्या है। करने वाले को आज भी कमी नहीं है, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिज़नेस में हो। इतना ज़रूर हुआ है कि जॉब में फ़ाइट टफ हुई है क्योंकि पारदर्शिता आई है। पहले की तरह नहीं इंटरव्यू के लिए आ जाओ, फिर हम जिसे रखेंगे, जिससे डील हो जाएगी उसको रखा जाएगा, नहीं तो बाकी। आज तो मसला ही ख़त्म कर दिया, पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाती है, तो उसमें जाहिर सी बात है फाइट बढ़ेगी, थोड़ी बहुत कमी आएगी। हालांकि अभी भी हज़ारों के हिसाब से, अब उसमें हज़ार तो मेरे ख्याल से अभी फार्मासिस्ट की खाली यूपी में भर्ती निकल रही है।